अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जो अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स। और हम फर्स्ट ईयर क्लास, कौन सी क्लास है हमारी? अब क्लास है फर्स्ट ईयर। और आपको पता है हम ये वेब सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने। हम इसके अंदर आपके कंप्लीट चैप्टर्स और कंप्लीट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और हम जो टेक्स्ट बोर्ड फॉलो करते हैं वो आपके पास सिंध टेक्स्ट बोर्ड भी होता है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड भी है, और उसके साथ साथ NCERT इंडियन टेक्स्ट बोर्ड भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, और उसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लस्सी वगैरह पी ली होगी। क्लास का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तमाम बच्चे मैं देख सकता हूँ कि ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर और स्केलर क्या होता है? ठीक है, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि भाई वाई डू वी नीड वेक्टर्स। ठीक है, हमें वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो उसका आंसर हम बड़े आसान तरीके से देंगे। देखिए, आपको पता है कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है? आपके पास जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिसको हम फिज़िकल क्वांटिटी PQ कहते हैं, ये फिज़िकल क्वांटिटी आपके पास दो तरह से डिफाइन की जाती है। एक N से की जाती है और एक U से की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो n का मतलब होता है, n का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको हम यहाँ पे एक आना था न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे u का मतलब होता है यूनिट। u का मतलब क्या होता है? यूनिट। मिसाल के तौर पे मुझे अभी आम खाने का बड़ा दिल कर रहा है और मैं एक ठेले वाले के पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ कि मुझे 2 किलोग्राम मैंगोज़ दो। ठीक है, 2 किलोग्राम मैंगोज़ दो। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये n को न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है, और ये जो kg है ये आपकी यूनिट को शो करता है। ठीक है ना, ये बात तो हमें पता है। इसी तरह से फ़र्ज़ करो कि मुझे सुबह स्कूल के लिए उठाया जा रहा है और मैं ये कहता हूँ अम्मा से कि भाई अम्मा मुझे फ़ीवर हो रहा है। ठीक है, अब अम्मा थर्मामीटर लाती हैं और वो मुझे थर्मामीटर में चेक करती हैं, मुझे 101 बुखार आता है, और यहाँ पे इसके साथ फ़ारेनहाइट लिखा हुआ होता है। यहाँ पे ये जो 1 ऑफ 1 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट आपको नज़र आ रहा है ये यूनिट कहलाता है। इसी तरह से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, चाहे वो मास हो, टेम्परेचर हो, लेंथ हो। अगर हमने कहा कि भाई हमारे जो हाइट है वो हाइट कितनी है, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी जो हाइट है वह हाइट है 5 फीट। ठीक है, 5 फीट। अच्छा, अब ये आपके पास n है और ये आपके पास u है। तो बच्चों, इसी तरह से आपकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब सवाल ये है कि हमें वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट, अच्छा, आपने एक फ़िल्म देखी होगी, उस फिल्म का नाम है, आपने एक फ़िल्म देखी होगी और उस फिल्म का नाम है, पता नहीं उस फिल्म का क्या नाम है। उसमें ये कहा जाता है कि भाई आप फ़र्ज़ करो कि हमारा एक दोस्त है। ठीक है, हमारा एक दोस्त है और वो जो दोस्त है वो अभी मरने वाला है। ठीक है, वो भी मरने वाला है। यहाँ पर एक और दोस्त है जो बैठा हुआ है और वो इसकी बातें सुन रहा है। ये दोस्त इसको ये कहता है कि भाई एक पार्क है, ठीक है, जहाँ पर 2 दरख्त लगे हुए हैं। जहाँ पर क्या है आपके पास? 2 इस तरह से दरख्त लगे हुए हैं, जहाँ पर 2 दरख्त लगे हुए हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है ना ख़जाना है, मतलब उन दरख्त के 5 मीटर करीब ख़जाना मौजूद है। तो आप वो ज़मीन खोद के ख़जाना ले लो। अच्छा, ये जो दोस्त होता है ये थोड़ा सा बेवकूफ़ होता है। ये दरख्त के पास आता है, ये दरख्त के 5 मीटर इस तरफ भी ज़मीन खोद के देखता है तो उसको कोई ख़जाना नज़र नहीं आता। ये दरख्तों के इस तरफ 5 मीटर भी ज़मीन खोदता है तो उसको कोई ख़जाना नज़र नहीं आता। ये इस तरफ भी 5 मीटर ज़मीन खोदता है, इसको कोई ख़जाना नज़र नहीं आता। अगेन ये 5 मीटर इधर खोदता है तो उसको कोई भी ख़जाना नज़र नहीं आता। अब रह क्या गया, इसने आगे पीछे उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे तो ज़मीन खोद के देख ली है, लेकिन अब दरख्त के नीचे भी तो है।
दरख्त के नीचे है, फिर दरख्त इस एंगल पर होगा, इस एंगल पर भी ख़जाना हो सकता है, इस एंगल पर भी ख़जाना हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि अब इसने क्या करना है, इसको इतनी मेहनत करनी है कि दरख्त के जो 5 मीटर का सर्किल है, अब उस पूरे सर्किल को उसने खोदना है। अब वो ये देखना है कि 5 मीटर इस तरफ भी, 5 मीटर इस तरफ भी, 5 मीटर इस तरफ भी। ठीक है, अब 5 मीटर देखना है इसने कि भाई अब खजाना कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इसको डायरेक्शन नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? इसको डायरेक्शन नहीं मालूम, बस इसको ये मालूम है इसको, क्योंकि ना पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अब हम घर पे आते हैं, घर पे मेहमान आते हैं। ठीक है, मेहमान आते हैं, मेहमान आने के बाद भाई मेहमान ख्वाहिश की जाहिर कर देते हैं कि हमें तो क्या करना है, हमें आइसक्रीम खानी है। ठीक है, आप जो है ना एक चौक के ऊपर जाते हो, और चौक पे जाने के बाद आप ढूंढते हो, यहाँ पर आते हो। यहाँ आने के बाद किसी बंदे से पूछते हो कि भाई आइसक्रीम की दुकान का है। अब आइसक्रीम की दुकान यहाँ पर है। ठीक है, हम यहाँ कह देते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, आइसक्रीम शॉप है। ये आपके पास आइसक्रीम शॉप है। अब ये जो बंदा है, ये वाला जो बंदा है, ये आपको ये कहता है कि भाई आइसक्रीम शॉप 2 किलोमीटर है। अब आप फ़ौरन खुशी के मारे यहाँ 2 किलोमीटर भागना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं मिलती, आप वापस से 2 किलोमीटर चल कर आते हो। फिर आप यहाँ पर 2 किलोमीटर भागना स्टार्ट कर देते हो, आपको आइसक्रीम नहीं मिलती, आप वापस से भाग कर आते हो। आप यहाँ जाते हो तब जाके आपको आइसक्रीम मिलती है, और फिर आप उस बंदे को बहुत सारे अच्छे अल्फाज से नवाजते हैं। बच्चों, कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि आपको अभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, अभी भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ऐसा क्यों? तब आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई डू वी नीड वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों होती है। आगे चलते हैं। देखिए, आपके पास जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, उसका हम डिफरेंस मालूम करते हैं। ये आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ आ जाएंगी, यहाँ आपके पास वेक्टर्स क्वांटिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है जी। स्केलर और वेक्टर क्या होता है? स्केलर वेक्टर में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास जो स्केलर वेक्टर होता है, इसके पास दो चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। ठीक है, इसके पास यूनिट भी होता है, और इसके पास डायरेक्शन भी होती है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ हम एक डेफिनेशन इसकी जो है स्केलर और वेक्टर की मैं आपको लिख देता हूँ कि आपके पास जो फिजिकल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायरेक्शन, विच हैज़ नो डायरेक्शन इज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी। और इसी तरह की फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर को हम सिर्फ इस डेफिनेशन से ही डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बच्चों एक कंडीशन आ जाती है। कंडीशन क्या आ जाती है? वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए कंडीशन आ जाती है। वो ये आती है कि बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यूनिट हो, डायरेक्शन हो, एंड follows law of vector एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो, इस तरह की क्वांटिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। भाई एक आंटी है शबाना। ठीक है, एक आंटी है शबाना, और ये जो आंटी शबाना है, ये इनके प्यारे से बाल हैं। ठीक है जी, ये मुस्कुरा रही हैं। ये चलती हैं पहले 4 मीटर, ये चलती हैं पॉइंट ए से। ठीक है, और ये चलना स्टार्ट होती हैं तो 4 मीटर ईस्ट चलती हैं, 4 मीटर ईस्ट चलती हैं। उसके बाद ये मज़ीद आगे चलती हैं 3 मीटर।
ईस्ट। हमने कहा कि इन शबाना आंटी की टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो आप ये कहेंगे सर 4 + 3 विल इक्वल टू 7 मीटर्स। ठीक है, ओके। अब ये शबाना आंटी को पता नहीं क्या हो गया है, शबाना आंटी चलती हैं 4 मीटर्स, फिर शबाना आंटी वापस से घूमती हैं 3 मीटर्स। अब अगर हम ये कहें कि बताओ टोटल कितना चली हैं, अब हम यहाँ पे तो इसका आंसर आएगा 1 मीटर। इसका क्या आंसर आएगा? 1 मीटर। सर यहाँ पर 4 + 3 7, यहाँ पर 4 + 3 1 मीटर। व्हाट इज द खिचड़ी बिहाइंड दिस आंसर्स, मतलब दीज आंसर्स। ठीक है, सॉरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बस। अच्छा, एक और हम कंडीशन ले लेते हैं कि जो शबाना आंटी हैं वो अब 4 मीटर चली हैं से, फिर 3 मीटर चली हैं से। अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो इसमें हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि रिजल्टेंट मालूम करना है, रिजल्ट मालूम करना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जब हम करेंगे यूज तो आंसर आएगा 4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, और इस पर अंडर रूट 4 × 4 = 16 +3 × 3 = 9। ठीक है जी, अंडर रूट, सो अंडर रूट 25 विल इक्वल टू 5। मतलब जो टोटल चली हैं ये 5 मीटर चली है, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो 5 मीटर का आया। अब पता ही क्या है, मसला ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी डिस्प्लेसमेंट की, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। जब तक ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती तो ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अब क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को शो कर रही है, अब हमने यहाँ पे 3 केस आपको दिखाए। जो पहला केस था बच्चों, इस पहले केस के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री है। ठीक है, इसलिए हमने इसको सिंपली ऐड कर लिया, एडिशन की हमने इसके अंदर क्या की, एडिशन की। अब आपको यहाँ पर जो केस नजर आ रहा है इसके अंदर केस नंबर 2 180 डिग्री बन रहा है, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की है, इसमें हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन की है, क्योंकि वेक्टर लॉ ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी हम इसको मजीद नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जो एंगल यूज किया वो 90 डिग्रीज किया, ये आपको देखें 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो जब भी दो वेक्टर्स 90 डिग्रीज पर हो उनका रिजल्टेंट मालूम करना हो तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि भाई सिंपल ये है कि आप पैथागोरस थ्योरम को यूज कर लो। तो हमने यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। आंसर तीनों ठीक है अपनी अपनी जगह पर, डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इनके एंगल डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसके पास डायरेक्शन भी हो, यूनिट भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। इस तरह की वेक्टर क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और अब आपको समझ में आया कि ये वाला जो बेवकूफ़ सा बंदा था, इसको डायरेक्शन पूछने की ज़रूरत थी, इसने डायरेक्शन नहीं पूछी, इसलिए ये थोड़ा सा परेशान हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये जो बच्चा आइसक्रीम लेने गया था, तो उसको भी डायरेक्शन अगर मिल जाती, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती, तो ये बआसानी उस जगह पर पहुँचता जिस जगह पर इसको जाना था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि वाई डू वी नीड वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है जी, हम मज़ीद आगे चलते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में। बच्चों स्केलर और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर और, आगे चलना है यार, आपके पास मजीद हम यहाँ पे आगे चलते हैं। स्केलर, वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, स्केलर और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसका दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, इन दीज क्वांटिटीज आर एडेड अकॉर्डिंग टू, these vector quantities are added according to ordinary 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 rules of algebra। ठीक है, तीसरा
पॉइंट इसका ये है, मतलब तीसरे पॉइंट में हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मास है, टेम्परेचर है, स्पीड है, एक वेलोसिटी और एक स्पीड, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एनर्जी है। और अगर हम वेक्टर को डिफाइन करें तो वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं कि भाई ये जो आपके पास एडिड होती हैं, ये एडिड होती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस आपको पता चल गया है। अब हम आगे मज़ीद चलते हैं। एक नोट मैं अब आपको लिखवाने जा रहा हूँ और उस नोट से इंशाल्लाह आप इस ग्रुप में दिए गए एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर वीडियोस का जो लिंक है शेयर किया जाता है। अगर आप उस ग्रुप में नहीं है, फ्री कोचिंग आप लोग लेना चाहते हैं फर्स्ट और इंटर फिजिक्स अकॉर्डिंग टू 3 टाइप्स ऑफ बोर्ड्स, तो आप इस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। और वो ये जो ग्रुप है इसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया जाएगा। नोट में क्या लिखने वाला हूँ, नोट में ये लिखने वाला हूँ कि अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि जितनी भी वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। तो सर इसमें बड़ी बात कौन सी है? ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, बट लेकिन ये खतरा आ गया, ऑल क्वांटिटीज, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन, ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास ये है, देखिए वो क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं करंट की, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास जो करंट है वो है इतना, मतलब 5 एम्पियर करंट इस पॉइंट से आ रहा है और 3 एम्पियर जो करंट है हमारे पास वो इस पॉइंट से आ रहा है। अगर हम इसका आउटपुट मालूम करें, रिजल्टेंट मालूम करें, तो इट विल बी इक्वल टू 8 एम्पियर, ठीक है, करंट है। इसी तरह से आपके पास प्रेशर, करंट है और प्रेशर है, ठीक है। बच्चों ये जो दो क्वांटिटीज हैं, ये दो अच्छा प्रेशर के पास भी डायरेक्शन होती है भाई, ऑन टू द वॉल्स, मतलब जो भी एक मॉलिक्यूल है वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, इनसाइड है आउटसाइड जो भी है। ये जो क्वांटिटीज होती है ना, असल में मसला ये है कि दीज क्वांटिटीज डू नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस इसलिए ये वेक्टर्स क्वांटिटीज नहीं कहलाते। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन हो, जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, जिनके पास यूनिट भी हो, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, वाह, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ही जगह अगर ई लगा दे तो पहला पहला प्यार है, कुछ इस तरह से कहानी बन जाती। खैर हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये LOVA मतलब है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कहीं और मत चले आना।
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करती हो इस तरह की क्वांटिटीज को डियर स्टूडेंट्स टेंसर क्वांटिटीज कहा जाता है। टेंसर क्वांटिटीज क्या कहा जाता है? टेंसर क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये नोट भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के। हम अब क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें हर चीज मालूम होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। प्यारे बच्चों, वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? पहला तरीका लेटर्स के जरिए। पहला तरीका लेटर्स के जरिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास ये एक बोल्ड लेटर, ठीक है, एक बोल्ड लेटर है, ये एक आपके पास लेटर है, ठीक है, और आपके पास एक लेटर कुछ इस तरह से भी बन सकता है। एक लेटर आपके पास ए ये है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें वेक्टर कौन सा है, तो एक बात याद रखना, वो लेटर जो कि बोल्ड लिखा हुआ है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, ये आपके पास स्केलर है। बोल्ड लेटर से हमेशा हम वेक्टर को शो करते हैं। दूसरा तरीका कि वेक्टर को शो करने के लिए आप एरो का इस्तेमाल भी करते हैं। ओवरहेड, मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ एक ए और लिखा हुआ ए, दोनों बोल्ड हैं। अब क्या होगा, अब ये अगर इसके पास एरो है, सो दिस क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों तीसरा तरीका, हम इसको एक लाइन से भी शो करते हैं। ठीक है, हम इसको एक लाइन से भी शो करते हैं। बच्चों ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इस पार्ट को कहा जाता है हेड ऑफ अ वेक्टर। इसको क्या कहा जाता है? हेड ऑफ अ वेक्टर। और इस पार्ट को कहा जाता है टेल ऑफ अ वेक्टर। बच्चों ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, एक बात याद रखना, ये जो लाइन होती है, लाइन हमें शो करती है या रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। और ये जो हेड होता है, दिस हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, पता चला हमने दो चीजें पढ़ी इसके अंदर कि हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और ये जो लाइन होती है ये आपके पास किसको शो करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मिसाल के तौर पे हमें ये कहा जाए कि एक वेक्टर है या एक बंदा है जो कि 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है ड्यू टू ईस्ट। तो हमने एक लाइन बना दी कुछ इस तरह से, ये आपके पास जो डायरेक्शन है ये ईस्ट की तरफ है। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन आपकी बनेगी 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि हम ऊपर एक कन्वर्जन लिख लेते हैं कि हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सो 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन, क्योंकि स्केल हमारे पास जो होता है मेजरमेंट का, उसमें न्यूटन तो लिखा हुआ नहीं होता, सेंटीमीटर, मीटर, या इंचीज, ये फुट होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये कन्वर्जन कर ली। ठीक है, इस तरह से भी बच्चों लेटर को शो किया जाता है। बच्चों अगर लेटर का मैग्नीट्यूड हमने शो करना हो, लेटर का अगर हमने मैग्नीट्यूड शो करना हो, तो हम यूज करते हैं ये दो लाइंस, एंड दीज लाइंस आर नोन एज मोड्स। इनको मोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको मोड्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अब देखो उसके अंदर दो कंडीशन है। आपके पास एक वेक्टर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, ऊपर एरो, और एक वेक्टर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो एक बात याद रखना, वो ये कि अगर इस तरह से अगर आप कोई चीज़ लिखते हो या वेक्टर को शो करते हो, तो उसमें दो चीज़ों का पता लगता है कि एक तो यहाँ पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने लिखा होगा, हमें ये पता लगता है। ठीक है, दूसरा आपने वेक्टर का यूनिट लिखा होगा।
ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर लिखा होगा या फिर आपने उसका यूनिट भी लिखा होगा साथ ही। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने लिखा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो ये जो 5 न्यूटन आपने लिखा है ये 5 मैग्नीट्यूड है और न्यूटन आपके पास इसका यूनिट है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपने तीनों चीज़ें लिखनी है, जैसे 5 न्यूटन ड्यू टू ईस्ट। तो अगर आप इस तरह से वेक्टर को लिखते हो तो आप यहाँ पे तीन चीज़ें लिखते हो, पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी यूनिट और तीसरा इसका डायरेक्शन। इस तरह से लिखने में डायरेक्शन को शो नहीं किया जाता। इस तरह का मतलब होता है कि आप सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो कर रहे हो, आप सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर्स को मजीद इस तरह से भी शो किया जाता है कि आप फर्ज करें अब आपके पास इस तरह की 4 डायरेक्शंस मौजूद हैं। अब हम इसको थोड़ा तरीके से बना लेते हैं। पहली डायरेक्शन आपके पास ये रही, ठीक है, और दो डायरेक्शन आपके पास ये रही। हमने कहा कि अब यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस आपको नजर आ रही हैं ये है आपके पास नॉर्थ, ये है आपके पास साउथ, ये है आपके पास ईस्ट, ये है आपके पास वेस्ट। हमने कहा कि आपके पास एक वेक्टर बना हुआ है 45 डिग्रीज पर। ठीक है, हमने कहा भाई अगर कोई वेक्टर इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, तो ये है ड्यू टू ईस्ट। अगर कोई वेक्टर कुछ इस तरह से बना हुआ है और इसके दरमियान में 45 डिग्रीज का एंगल है, तो आप बताएं इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? इसकी डायरेक्शन आपके पास होगी नॉर्थ टू ईस्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। अगर इस तरह से कोई वेक्टर बना हुआ है तो इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। अगर इस तरह से कोई वेक्टर बना हुआ है तो उसकी डायरेक्शन होगी वेस्ट साउथ। और इस तरह से कोई वेक्टर बना हुआ है तो इसकी डायरेक्शन होगी साउथ और ईस्ट। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, वेक्टर स्केल से बनता है सीधा, बट आई हैव नो स्केल येट। हमने कहा कि हमने एक वेक्टर ड्रॉ करना है और वो वेक्टर इस ओरिजिन से स्टार्ट करना है, वो वेक्टर कुछ इस तरह से है और वो 30 डिग्रीज पर है। तो उसको कैसे लिखेंगे, लिखना कैसे उसको? अब क्योंकि ये वेक्टर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गया है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ। कहाँ पे गया ये? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। कहाँ से गया है? ऑफ ईस्ट, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ ईस्ट का। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई एक वेक्टर जो है वेस्ट से नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आया, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कुछ यूँ है, 20 डिग्रीज है। उसकी डायरेक्शन कितनी है? यहाँ पे 20 डिग्रीज है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई? इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 20 डिग्रीज वेस्ट। कहाँ से आई है? नॉर्थ से, तो ऑफ नॉर्थ। तो इस तरह से भी हम वेक्टर्स को इस मतलब पूरे एक 360 डिग्री सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर आपको बड़ा मटेरियल मिलेगा, तो आपने पूरा लेक्चर बड़े गौर से देखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद करने के लिए। हंस लो पहले, ठीक है, और जाओ पानी का एक गिलास पी कर आओ ताकि रिफ्रेश हो जाओ। जी बच्चों, कोई सवाल? ठीक है, लेक्चर के बाद पूछिएगा। अच्छा जी बच्चों, पहला पॉइंट हमारे पास ये है, इसका पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है,
आपसे ये देखो, ये सारे जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ई केट और एम डी केट के एमसीक्यूज में आ सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ऑन रोटेटिंग टू पाई वेक्टर वेक्टर डज नॉट, सो ऑन रोटेटिंग टू पाई वेक्टर डज नॉट चेंजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पूरा एक सर्किल होता है, मैं आप यहाँ पे एक सर्किल बना के देता हूँ। ये 0 डिग्री स्टार्ट हुआ, ये 90 डिग्री आ गया, ये 180 डिग्री आ गया, ये 270 डिग्री आ गया, ये अगेन 360 डिग्रीज आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है पाए, मतलब पाए आपके पास जो इक्वल होता है वो 180 डिग्रीज की इक्वल होता है। अगर आप कंप्लीट सर्किल कर लो तो ये आपके पास कहलाता है 2 पाए, और ये बराबर होता है 360 डिग्रीज के। कहना क्या चाह रहे हो सर? कहना ये चाह रहा हूँ भाई, इधर देखो। फर्स्ट करो कि आपके पास एक वेक्टर है जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब घूमता घूमता इस तरह से, अब घूमता घूमता आपके पास ये वेक्टर आप पहुंचा अगेन 0 डिग्री पर। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो इनिशियल थी और फाइनल थी सेम है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि अगर वेक्टर को 2 पाई घुमाएंगे तो वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता, वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरा मेन पॉइंट क्या है? दूसरा मेन पॉइंट यह है कि आप वेक्टर, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज वेक्टर भी। कैसे आ वेक्टर कैन बी शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब एक वेक्टर्स को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अरे बाबा, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये, अब हमें आपके एक इस तरह से डायरेक्शन दी गई है। ठीक है, एक वेक्टर है जो कि अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से है, 2 सेंटीमीटर 30 डिग्रीज पर है। अब इस वेक्टर में पूछा जाता है भाई पोजीशन क्या है इसकी, ओरिजिन क्या है, फलाना क्या है, ढिमागा क्या है। हम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है इसको सॉल्व करने में, तो हम इस वेक्टर को कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। वही 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास एक्स एक्सिस ही रहेगा और यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री ही रखना है। तो आप वेक्टर को यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आओ, कोई गल नहीं है, क्योंकि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। और ऐसा वेक्टर जो कि पैरेलल शिफ्ट हो सके, इस तरह के वेक्टर को फ्री वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो फ्री वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर विच कैन बी शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। ऐसा वेक्टर जिसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उस तरह के वेक्टर को क्या कहा जाता है? फ्री वेक्टर, मुफ्ते का वेक्टर। पॉइंट नंबर 3 है द एंगल बिटवीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, the angle between two vectors is the smaller of the two angles, is the smaller of the two angles between the vector, between the vector when they are joined, when they are joined टेल टू टेल। क्या मतलब इस बात का? इस बात का भाई मतलब ये है, फर्ज करो कि हमने कहा कि आपके पास एक वेक्टर ए है
ठीक है, और एक वेक्टर आपके पास बी है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल मालूम करें तो ये होगा 110 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का मालूम करेंगे तो ये होगा 250 डिग्री। इसमें यह बोला जाता है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये। तो अगर हम ये पूछें कि बताओ इन दोनों वेक्टर्स में एंगल क्या होगा, तो आपने आंसर देना है 110 डिग्री। क्यों? उसका वजह ये है कि भाई जब हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम यूज करेंगे कोस थीटा और साइन थीटा का। तो अगर हम देखें तो कोस थीटा, थीटा की जगह 110 है ना, और अगर हम कोस 250 लें तो इसका आंसर चेंज होगा, इसका आंसर चेंज होगा। ठीक है, सही है ना। लेकिन हमने कौन सा एंगल लेना है? कोस 110, द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर ज्वाइंट टेल टू टेल, जब वो टेल टू टेल ज्वाइन हो। चलें क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि अब आपके पास वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि अब आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है आपके पास बी। ठीक है जी। एक एंगल आपके पास ये रहा, दूसरा एंगल आपके पास ये रहा। अब बताओ एंगल कितना होगा? तो आपने कहा कि सर एंगल इसमें लेट सपोज 60 डिग्री है तो इसका एंगल होगा 60 डिग्री। तो आंसर है गलत। हमने यहाँ लिखा है कि व्हेन दे आर ज्वाइंट विद द टेल टेल, बट यहाँ पर हेड और टेल ज्वाइन है। अब क्या करें भाई? पढ़ा तो था, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी को उठा के ऊपर से कुछ नीचे ले आओ, पैरेलल शिफ्ट कर दो। ये जो स्मॉलर एंगल है इसको कैलकुलेट करो, 60 डिग्री है तो आंसर दे दो भाई 60 डिग्री होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल डी क्यू और आपको गुड मिल जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट क्यों किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वह हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर होगा। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।